अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो हमेशा न्यूज में बना रहता है। इसका कारण इसके अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले नरजातीय संघर्ष, जैसे इतूरी रीजन हुआ, जैसे नॉर्थ किवू प्रांत हुआ, और वर्तमान में ये M23 समूह की वजह से न्यूज में है। तो M23 एक विद्रोही समूह है जो इसके पूर्वी भाग में सक्रिय है, और इसने वहां के नॉर्थ किवू प्रांत के एक बड़े शहर गोमा पर कब्जा कर लिया, और ये साउथ किवू की ओर बढ़ रहा है, इसलिए ये न्यूज में था। और इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इतूरी रीजन से एक बार क्वेश्चन आ गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के कटंगा प्रदेश से आ गया है। इसे डीआरसी भी कह देते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो को शॉर्ट में डीआरसी कह देते हैं। तो इसके कटंगा प्रदेश से क्वेश्चन आ चुका है, अभी तक किवू रीजन से नहीं आया है, और अब ये M23 यहां पर सक्रिय है। तो अगर मैं बात करूं कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो अफ्रीका का एक देश है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, अर्थात अफ्रीका के केंद्रीय भाग में ये यहां पर है। देखो ये रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और इसके ये पूर्वी भाग में यहां पर है नॉर्थ किवू प्रांत। यहां पर ये नॉर्थ किवू है और ये दक्षिण में साउथ किवू है। और इसके इस गोमा शहर पर M23 विद्रोही समूह के द्वारा कब्जा कर लिया गया, और धीरे धीरे ये दक्षिण की ओर बुकाऊ की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि ये M23 समूह है क्या। देखो ये M23 समूह यहां के एक तूत्सी समुदाय से संबंधित। तूत्सी वहां का एक निर्जातीय है, एथनिक कम्युनिटी है, और वो अल्पसंख्यक है इस क्षेत्र में। तो ये उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक बना हुआ समूह है M23, और इसका M23 नाम पड़ा है 23 मार्च से। 23 मार्च 2009 में इस M3 समूह था, जो इसके पहला का नाम इसका था CNDP, उसका नाम था नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ द पीपल। ये CNDP इसका पहले का वर्जन था, M23 नाम बाद में पड़ा। तो ये जो CNDP तुत्सी समुदाय से संबंधित था, इसका कोंगो सरकार के साथ एक समझौता हुआ 23 मार्च 2009 को। इसके बाद हुआ क्या कि ये CNDP था, ये राजनीतिक दल में कन्वर्ट हो गया, और इसके जितने भी सोल्जर थे उसको सेना में भर्ती कर लिया गया। लेकिन जब सेना में उन्हें भर्ती किया गया तो उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। तो ये जो CNDP के जो लड़ाके थे वो अलग हो गए, वो वापस से विद्रोह के रास्ते पर आ गए। तो ये बात है 2012 की। तो 2012 में 300-400 जो CNDP सोल्जर थे, उन्होंने दोबारा से अपना विद्रोह शुरू कर दिया, और उन्होंने इसे नाम दिया M23। और वो M23 लिया गया इस 23 मार्च से, जिस दिन ये समझौता हुआ था कोंगो सरकार के बीच में और CNDP के बीच में, उस डेट को इन्होंने अपना नाम रख दिया M20। और ये तूत्सी समुदाय से संबंधित। एक चीज और यहां पर ध्यान में रखनी है कि यहां पर एक दूसरा और समुदाय है नरजातीय, उसका नाम है हुतूज। तो यहां पर दो नरजातीय समूह है, एक तो है तूत्सी समुदाय और दूसरा है हुतूज, और इन दोनों में आपस में नरजातीय संघर्ष चलता रहता है। तो दोनों समुदायों ने एक दूसरे का नरसंहार बड़े लेवल पर किया, 1994 से लेकर बहुत बार हो चुका है ये। तो इसकी हिस्ट्री मैं अभी बताऊंगा। तो यहां पर दो समुदाय हैं, एक समुदाय है तूत्सी और दूसरा समुदाय है हुतू। और तूत्सी समुदाय को रिप्रेजेंट करता है M23, और ये एक अल्पसंख्यक समुदाय है। और दूसरा यहां पर देखो, इस पूरे क्षेत्र में दूसरे जो ग्रुप है वो जो सक्रिय हैं, उनमें हुतूज का है FDLR, का नाम है डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा। ये हुतूज के हितों की रक्षा के लिए बना हुआ एक संगठन, और सबके सब सोल्जर्स हैं एक तरह के। इनके पास मास लेवल पर हथियार हैं, एक दूसरे का नरसंहार करते हैं मास लेवल पर, बहुत ही ब्रूटल है ये। लाखों लोगों की इन्होंने हत्या की है एक दूसरे के। तो हुतूज और ये तुत्सी समुदाय के बीच में यहां संघर्ष चलता रहता है। और तीसरा यहां पर एक जो और पार्ट है वो है यहां की सेना कोंगो की, उसका नाम है FARDC। तो एक कोंगो की सेना है, दूसरा समूह यहां हुतूज है, और तीसरे यहां पर ये तूत्सु हैं M23 ग्रुप। तो इन्होंने M23 ग्रुप ने यहां गोमा पर अधिकार कर लिया, और फिर ये इस बकाऊ पर भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखें यहां पर ये जो नॉर्थ किवू प्रांत है, देखो यहां पर बगल में इसके, देखो यहां पर युगांडा है, रवांडा है और बुरुंडी है। अगर इसको इस मैप से देखा जाए तो ये देखो, ये नॉर्थ किवू है, ये साउथ किवू है, और इनकी बाउंड्री लगती है युगांडा से, रवांडा और बुरुंडी से।
ये इसके यहां पर पड़ोसी देश हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के यहां। और यहां पर मेनली रवांडा जो है वो इसको सपोर्ट करता है M23 को। ये आरोप लगाया जाता है कि रवांडा इसको समर्थन कर रहा है। तो एक तो ये नॉर्थ किवू प्रांत का संघर्ष है जहां पर तुत्सु समुदाय है, हुतु समुदाय है, और तीसरी जो आपकी सेना है कॉन्गो की। अब देखते हैं कि यहां संघर्ष हो क्यों रहा है। एक तो मैंने आपको कारण बता दिया कि यहां पर निर्जातीयता एक प्रमुख कारण है कि एक तुत्सु समुदाय और दूसरा हुतु दोनों एक दूसरे का नरसंहार करते रहते हैं और इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, उसको भी मैं इसके बाद बताता हूं। दूसरा कारण यहां पर ज्योग्राफिकल कारण है, भौगोलिक कारण है, यहां के खनिज। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो खनिजों से भरपूरा पूरा रिच एरिया है मिनरल्स की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो ये यहां पर आपको नजर आएगा इस क्षेत्र में। ये यहां पर अगर इस मैप में दिखाऊं तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लगेगा इस क्षेत्र के बारे में। यहां पर ये पूरा का पूरा इलाका ये ईस्टर्न पार्ट है, यहां से लेकर देखो ये रहा बुरुंडी, ये रवांडा यहां रहा और ये युगांडा रहा। तो ये पूरा का पूरा देखो आपको जो ये ग्रे से ब्राउन कलर में नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा ये माउंटेन रीजन है। यहां पर मितुंबा माउंटेन्स हैं, ये रहे, यहां मितुंबा है, यहां पर विरुंगा है, मुतुंबा है, ये सारे के सारे यहां पर पर्वतीय क्षेत्र है और ये खनिजों की दृष्टि से पूरा संपन्न है यहां। अगर मैं आपको ये मैप दिखाऊं यहां वाला, तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये गोल्ड की दृष्टि से यहां पर सोना बहुत मिलता है, तो गोल्ड यहां पर बहुत ज्यादा है। दूसरा यहां पर बहुत रेयर अर्थ मटेरियल है जिसको बोलते हैं कोल्टन। यहां पर ये लिखा देखिए, ये रहा कोल्टन, ये रहा कोल्टन। तो ये कोल्टन की दृष्टि से पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत ही समृद्ध है और ये कोल्टन का यूज हमारी जो बैटरीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो आ रही हैं उनमें बैटरीज में यूज होता है, हमारे मोबाइल फोन में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक खनिज है कोल्टन और ये होता है नाइवोबियम और टेंटेलम का, तो कोल्टन कह दिया जाता है। तो ये एक तरह से क्रिटिकल मिनरल कह सकते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल कह सकते हैं, उसमें ये पड़ता है कोल्टन। तो ये कोल्टन की दृष्टि से पूरा का पूरा इलाका ये है, ये रिच है, ये गोल्ड की दृष्टि से रिच है। यहां पर ये जो लेक है इनके आसपास का क्षेत्र ऑयल की दृष्टि से रिच है, पेट्रोलियम बहुत मिलता है इस क्षेत्र में। तो पेट्रोलियम है, गोल्ड है, आपका कोल्टन है, ये सारा इस क्षेत्र में मिलता है और इसी पर अधिकार के लिए, इसी में से हिस्सेदारी के लिए संघर्ष चल रहा है। ये युगांडा हुआ, इधर रवांडा हुआ, बुरुंडी हुआ, ये चाहते हैं कि इसमें से हमें भागीदारी मिलती रहे और वो इन अलग अलग गुटों को एक समर्थन करते हैं, उनको हथियार उपलब्ध कराते हैं। और इसी में जो M23 है उसको ये रवांडा सपोर्ट करता है। और उन्होंने इस शहर को देखो, ये यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो ये रही लेक की, वो आपको दिख रही होगी, ये यहां पर रवांडा और इधर कोंगो के बीच में है यहां पर, और इसके उत्तरी भाग में ये गोमा शहर है और इसके ये दक्षिणी भाग में आता है बुकावू शहर। तो इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है, अब ये इस तरफ बढ़ रहे थे। और ये देखो, ये यहां पर एक तरह से ये पूरे के पूरे खनिज वाले इलाके को गेटवे है ये गोमा, एक तरह का। यहां पर देखो पोर्ट सिटी हो गया, यहां पर इसका ट्रांसपोर्ट हब है गोमा। तो आपके पास अगर गोमा है तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र का जो खनिज है वो यहीं से होकर जाएगा। तो ये गोमा पर उन्होंने अधिकार कर लिया। देखो ये पूरा का पूरा मिनरल रिच इलाका, इसको लेकर युगांडा भी चाहता है कि इसमें से मुझे कुछ मिले, रवांडा भी चाहता है, बुरुंडी भी चाहता है। और वर्तमान में ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इस रवांडा का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये जो कोल्टन है और गोल्ड वगैरह जो मिनरल्स है इनका जो निर्यात है वो रवांडा का बढ़ रहा है, जबकि रवांडा के पास ये खनिज ज्यादा नहीं है। उसका अर्थ ये हुआ कि ये जो समूह है M23 हुआ या अदर समूह है वो इनको क्या करते हैं, इलीगली भेजते हैं और ये एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो विद्रोही समूह है ये भी इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको हिस्सेदारी मिले जिससे ये हथियार खरीद सकें, अपने को मजबूत कर सकें। तो हर कोई इस क्षेत्र के मिनरल्स पर कब्जा करना चाहता है, उस पर अपना अधिक से अधिक कंट्रोल करना चाहता है। और पूरे की पूरी दुनिया में चाइना वगैरह, रशिया हुआ, यूएसए हुआ, उन वो सब भी यहां पर एक तरह की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चाइना यहां पर कई समूहों को हथियार उपलब्ध कराता है, कई अन्य देश हैं, रशिया है वो यहां पर हथियार उपलब्ध कराता है। तो एक सपोर्ट है, ये जियोपॉलिटिकल सेंटर बन चुका है क्योंकि यहां पर मिनरल्स बहुत है, गोल्ड बहुत है, रेयर अर्थ मटेरियल है, इस वजह से। एक तो ये कारण है इसका इस क्षेत्र में संघर्ष का।
तो अलग अलग जो निर्जातीय समूह है वो संघर्ष कर रहे हैं कि इन पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो, जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए, जिससे वो अपने आप को मजबूत कर सके, हथियार खरीद सके। और दूसरा मैंने कारण बताया कि यहां पर निर्जातीय संघर्ष है तुत्सी और हुतूज के बीच में। तो ये पूरा का पूरा आपका ये क्षेत्र है। यहां पर अब आपको लेक्स के नाम भी याद रखने हैं। देखो यहां पर कई सारी लेक हैं। देखो युगांडा और कोंगो के बीच में अल्बर्ट लेक है, यहां अल्बर्ट है, फिर देखो नीचे उसके एडवर्ड है। ये दोनों लेक युगांडा और कोंगो के बीच में पड़ती है। इसके बाद अभी हमने जो पढ़ा लेक किवू है, ये रवांडा और कोंगो के बीच में, और इस पर दो शहर हमने देखे, एक गोमा है और दूसरा बुकावू है। इसके बाद तीसरी जो लेक हमने देखनी है वो है ये लेक टैंगानिका, और ये देखो ये कई देशों के बीच में पड़ती है। देखो ऊपर बुरुंडी है, इधर तंजानिया है। देखो ये बुरुंडी, इधर तंजानिया, नीचे जाम्बिया और इधर कोंगो, चार देशों के बीच में है। चार देश कौन कौन से हुए? तंजानिया, बुरुंडी, कोंगो और जाम्बिया। तो इनके बीच में ये लेक पड़ती है यहां पर। और एक लेक है यहां पर लेक मवेरू, ये जाम्बिया के बीच में और कोंगो के बीच में। और ये सारी की सारी जो लेक्स हैं ये रिफ्ट वैली में पाई जाती हैं। आपने सुना होगा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो इसके पूर्वी भाग में जो रिफ्ट वैली है उसमें ये सारी की सारी लेक्स हैं, और उसका ये पश्चिमी भाग है, जो पर्वतीय भाग आपको नजर आ रहा है ये उसका पश्चिमी भाग है। तो ये तो था विवाद आपका इस नॉर्थ किवू प्रांत का, जो जिस वजह से ये M23 समूह न्यूज में। तो याद रखना है M23 समूह तुत्सी समुदाय से संबंधित है। इसका नाम 23 मार्च 2009 से पड़ा है, क्योंकि इस दिन समझौता हुआ था तुत्सी विद्रोहियों के बीच में और कोंगो गवर्नमेंट के बीच में। और उसके बाद CNDP जो था वो एक राजनीतिक दल बन गया, और उसके जो सोल्जर थे वो कोंगो आर्मी में भर्ती हो गए। लेकिन उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, तो उन्होंने अलग से 2012 में एक विद्रोही समूह बना लिया जिसका नाम था M20, और वो तुत्सी हितों की रक्षा करने के लिए बना है। और उनका जो विरोधी ग्रुप है वो हुतूज का है, वो FDLR था। यहां पर ये रहा FDLR, तो ये हुतूज का है। और तीसरा यहां पर सेना है जिसे FARDC। तो यहां पर तीन पार्ट है एक तरह से देख लिया जाए तो, ये दोनों मिल जाते हैं, ये अकेले तुत्सी अलग रहते हैं। अब तो ये तो बात हुई यहां की। अब एक और रीजन है यहां पर इतूरी रीजन। इतूरी रीजन से पहले इसके बारे में भी थोड़ी और हिस्ट्री देख लेते हैं कि यहां पर ये सब हो क्यों रहा है, दोनों के बीच नरजातीय संघर्ष शुरू क्यों होता है। देखो ये रवांडा आपने देखा होगा, ये सारी कहानी रवांडा से शुरू होती है। तो रवांडा में दो समुदाय हैं, एक तो था तुत्सी समुदाय और दूसरा था हुतूज। और तुत्सी समुदाय वहां पर बहुत ही अल्पसंख्यक था, उनकी जनसंख्या 10 से 15% के बीच में थी, और लगभग 85% वहां पर जो थे हुतूज थे रवांडा में, ये यहां पर। और ये पूरा का पूरा प्रदेश जो था ये बेल्जियम के अधीन था। और जो यूरोपियन थे, माना जाता था कि जो तुत्सी समुदाय है वो यूरोपियन के ज्यादा नजदीक, जेनेटिकली भी उनके ज्यादा नजदीक है। ये एक धारणा थी बस कि ये यूरोपियंस के ज्यादा नजदीक है। तो उन्होंने यूरोपियंस ने हमेशा इनको एडवांटेज दी, हमेशा इनका पक्ष लिया, जिससे ये मजबूत हो गए। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, इनके शिक्षा की दृष्टि से भी मजबूत थे। इसलिए हुतू समुदाय में एक हीन भावना पनप रही थी कि ये लोग हमारा समर्थन नहीं करते, इनको ही बढ़ावा देते। लेकिन धीरे धीरे ये संघर्ष चलता रहा। जब आजादी का टाइम आया, जब ये आजाद हुए 1960-62 के पास, तो हुतूज बहुमत की सरकार आई, क्योंकि वही बहुमत में थे। उनकी जब सरकार बनी तो मास लेवल पर तुत्सी समुदाय जो रवांडा में था वो माइग्रेट हुआ, वो युगांडा में, DRC में, इधर बुरुंडी में, आसपास के देशों में माइग्रेट कर गया, क्योंकि उन्हें डर था कि हुतूज अब इनका नरसंहार करेंगे। तो जब वो बाहर गए तो इन्होंने, जब ये युगांडा में पहुंचे तो यहां पर उन्होंने एक अपने संगठन का निर्माण किया था, और वो संबंधित था तुत्सी समुदाय से। तो अगर वो देखा जाए, अगर हम इसकी बात करें तो उसका नाम था रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट। तो जब ये 1962 में आजाद हुआ और हुतूज का वहां पर जब बहुमत हो गया सरकार में, तो तुत्सी समुदाय वहां से निकल गए, और जो युगांडा में पहुंचे उन्होंने ये एक रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट का निर्माण किया तुत्सी के हितों की रक्षा के लिए। और वो चाहते थे कि हम वापस से रवांडा में पहुंचे। लेकिन जो हुतू सरकार थी वो ये नहीं चाहती थी, हुतू लोग नहीं चाहते थे। और इसी दौरान क्या हुआ कि 1994 में जो रवांडा के राष्ट्रपति थे, जो हुतू समुदाय से थे, और एक दो राष्ट्रपति आसपास के देशों के और थे, जो बुरुंडियन राष्ट्रपति थे, वो एक
हवाई जहाज में जा रहे थे जिस पर अटैक कर दिया गया और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और हुतूज ने इसको जोड़ा किनके साथ? तूतीस के साथ। तूती समुदाय जो था उसको इसका आरोप लगाया गया कि जो ये तूतसी समुदाय है इन्होंने ये अटैक कराया है। तो जब ये अटैक कराया तो हुतूज ने मास लेवल पर इनका नरसंहार किया, लाखों लोगों को मार दिया गया और ये सब लोग भाग के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहुंच के डीआरसी में आ गए और तब से ये इस क्षेत्र में है। और उसके बाद हुआ कि ये जो रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट है इन्होंने वापस से कंट्रोल ले लिया रवांडा में, किगाली में। इनकी फिर से सरकार आ गई, इन्होंने फिर से वहां पर कब्जा कर लिया। तो जो रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट था उन्होंने वापस से पावर को ले लिया और फिर उन्होंने अभियान शुरू किया कॉन्गो में और आसपास के क्षेत्रों में हुतूज को मारने के लिए। जो हुतूज इस पूरे के पूरे रिवोल्ट में या इस नरसंहार में शामिल थे उनको ढूंढा गया, उनको मारने के लिए उन्होंने अभियान चलाया और इसी दौरान इन्होंने भी हुतूज का मास लेवल पर नरसंहार किया। तो दोनों समुदाय एक दूसरे के नरसंहार से जुड़े हुए हैं। तो फिर हुतूज वहां से पलायन कर गए डीआरसी की तरफ। तो अब दोनों के दोनों जो समुदाय हैं वो इस क्षेत्र में रहते हैं, यहां पर इस क्षेत्र में। वो तुत्सी जो पहले यहां माइग्रेट कर गए थे और वो हुतूज जिन्हें डर है कि अगर हम रवांडा में गए तो ये लोग हमें वापस से क्या करेंगे, देशद्रोह का आरोप लगाएंगे, नरसंहार के मुकदमे चलाएंगे और वो यहां पर अपने संगठन बना के बैठे हैं। तो यहां पर तुत्सी समुदाय के भी संगठन है और हुतूज समुदाय के भी यहां पर, तो इनके बेस हैं यहां पर इस जगह पर। तो रवांडा जो है वो सपोर्ट करता है किसको? तुत्सी समुदाय के ग्रुप को, M23 को। वो चाहता है कि जिन्होंने वो नरसंहार किया था, जिन्होंने पूरा विरोध किया था, विद्रोह किया था हमारे रवांडा में, उनको सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए इसने जब यहां पर अतिक्रमण किया तो यहां पर फर्स्ट कोंगो वॉर हुई, इसके बाद सेकंड कोंगो वॉर हुई, जिन्हें अफ्रीकन वर्ल्ड वॉर्स भी कहा जाता है। तो ये इसका पूरा का पूरा नरजातीय संघर्ष है मोटा मोटा। लेकिन कहानी यही है कि यहां पर दो समुदाय हैं, उन दोनों के बीच नरजातीय संघर्ष। अब देखते हैं यहां पर एक रीजन और है जहां पर संघर्ष चलता है, वो है इतूरी रीजन। अब इतूरी रीजन में भी दो नरजातीय समूह है, उसको लेकर संघर्ष। यहां पर एक समुदाय है जिसका नाम है लेंडू, LENDU, और दूसरा है हेमा। दो नरजातीय समूह हैं, एक है एल लेंडू और दूसरा है हेमा। और जो लेंडू समुदाय है ये यहां पर कृषि करता है, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, जबकि हेमा जो है वो पशुचारक है, पेस्टोरल कम्युनिटी। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर लैंड को लेकर डिस्प्यूट। तो लेंडू समुदाय है वो कह रहा है कि जो ये पेस्टोरल कम्युनिटी है, हेमा कम्युनिटी है, वो धीरे धीरे उनकी लैंड को ग्रैब कर रही है, वो उनकी जमीन को हथिया रही है और उनको सरकार का समर्थन है। और इसलिए वो लेंडू समुदाय के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना एक विद्रोही समूह बना रखा है जिसका नाम है कोडिया। ये रहा, यहां पर ये रहा, कोडिको। और इसका पूरा नाम है द कोऑपरेटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कोंगो। तो ये लेंडू समुदाय जो है उसके हितों की रक्षा करने के लिए बना हुआ एक ग्रुप है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इतूरी में क्या विवाद है। तो इतूरी में भी दो निर्जातीय समूह हैं, लेंडू और हेमा के बीच में, यहां पर तुत्सी और हुतूज के बीच। तो ये आपको ध्यान में। तीसरा जो इसका एक क्षेत्र और है वो है इसका कटांगा प्रदेश। तो ये जिसका जो ये दक्षिणी भाग है ये कटंगा रीजन में आता है। अगर मैं इस मैप पर दिखाऊं आपको, यहां पर ये जो रीजन है नीचे का, ये प्रदेश जो है ये सारा का सारा कटंगा क्षेत्र है। ये डीआरसी लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और ये जो इसका नीचे का ये वाला भाग है ये कटंगा रीजन है। और इस मैप में देखें, इस मैप में तो ये वाला जो रीजन है ये कटंगा का रीजन है, ये एक पठारी भाग है। तो यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ये खनिजों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। ये भी यहां पर कोबाल्ट है, यहां पर टिन है, यहां पर गोल्ड है, यहां पर डायमंड है, यहां पर यूरेनियम है, रेडियम है, जितने तरह के खनिज आप सोच सकते हो सब है यहां पर। मिनरल्स की दृष्टि से बहुत ही रिच है और दुनिया का सबसे ज्यादा कोबाल्ट यहीं पर होता है। तो कोबाल्ट की दृष्टि से मैंने भी आपको बताया, टिन, गोल्ड, डायमंड सब यहां पर मिलता है। और यहां पर भी एक समूह है जो यहां की इंडिपेंडेंस चाहता है, वो चाहता है कि हमें स्वतंत्र
अधिकार दिया जाए, उसकी डिमांड करता है, उसका नाम है माई माई। यहां पर एक और ग्रुप है जिसका नाम है माई माई, तो वो यहां पर एक तरह से स्वतंत्रता चाहता है, ये रहा माई माई कटंगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रहना है, तीन चीजें यहां पर रहनी है। तीन क्षेत्र हैं जो विवादों में रहते हैं, एक इतूरी रीजन, दूसरा ये कीवू प्रांत, और तीसरा ये कटंगा का क्षेत्र। तो ये भी खनिजों की दृष्टि से बहुत रिच है, ये पूरा प्रदेश भी खनिजों की दृष्टि से बहुत रिच है, और इसीलिए ये एक तरह से जियोपॉलिटिक्स का भी सेंटर है और यहां पर नरजातीय संघर्षों का भी सेंटर है। इन क्षेत्रों पर आधिपत्य चाहते हैं अलग अलग नरजातीय समूह और अलग अलग। तो ये यहां की पूरी इस क्षेत्र की कहानी है, और M23 समूह के बारे में जो जानकारी है वो ये है। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कोंगो की ज्योग्राफी के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, और इसके बगल में देखो एक और लिखा है रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। तो ये अलग है और ये अलग है। और यहां पर हमने ईस्टर्न साइड में पहले ही देख चुके हैं कि इसकी बाउंड्री युगांडा से लगती है, रवांडा से लगती है, बुरुंडी से लगती है। और इस साइड में आप देखोगे तो यहां तंजानिया है, नीचे की साइड में जाम्बिया है, यहां अंगोला है, और ऊपर की साइड में साउथ सुडान है, और ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। तो इस तरह से इसके आसपास के देशों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। और दूसरी चीज जो मैंने अभी आपको इससे पहले बता चुका हूं कि लेक्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है। हमने देखा था युगांडा और कोंगो के बीच में दो लेक थी, एक एल्बर्ट थी, एक एडवर्ड थी। रवांडा और कोंगो के बीच में हमने देखी थी किवू लेक, और उसके बाद हमने देखा था लेक टांगानिका, वो थी तंजानिया, जाम्बिया, कोंगो और बुरुंडी के बीच में। फिर हमने देखी थी मवेरू लेक। तो उन लेक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि किन किन देशों के बीच में ये लेक्स हैं, और ये सब की सब रिफ्ट वैली में पाई जाती है। इसके बाद जो हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है वो है कोंगो रिवर के बारे में। देखो आपने देखा होगा इसके बीचों बीच से एक रिवर जाती है जिसका नाम है कोंगो, ये रही। इस कोंगो रिवर के बारे में भी पता आपको होना चाहिए। पहली बात तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से जाती है, मैंने आपको बताया। विषुवत रेखा इस क्षेत्र से गुजरती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो से। और कोंगो नदी के बारे में याद रखने वाली सबसे बड़ी बात है कि ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है, इक्वेटर को दो बार काटती है। अर्थात इक्वेटर अगर यहां से जा रही है इस क्षेत्र से, ये इक्वेटर को दो बार काटेगी, एक बार यूं यहां से यूं काटा और दूसरी बार यूं। तो ये इक्वेटर को दो बार काटती है, और अफ्रीका की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी तो नाइल है, और उसके बाद अफ्रीका में अगर कोई है तो वो ये कोंगो रिवर है। और दुनिया की सबसे गहरी नदी भी ये कोंगो रिवर है। और इसका जो बेसिन है कोंगो रिवर का, इस कोंगो रिवर के बेसिन में ये जो सेंट्रल पार्ट है यहां पर, इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपने अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट सुना होगा, उसी तरह से ये भी एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। ये इतने डेंस है कि सूर्य का प्रकाश भी नीचे तक नहीं पहुंच पाता, अंधेरा रहता नीचे। पेड़ों के कई सारे लेयर्स पाए जाते हैं यहां पर। तो ये पूरा का पूरा कोंगो बेसिन में यहां पर ये जो सेंट्रल पार्ट है यहां पर आपको विषुवत रेखीय सदाबहार वन देखने को मिले। और यहां पर दो जनजातियां हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक है पिग्मी और दूसरी है बांटू। और पिग्मी जनजाति के बारे में कहा जाता है कि इनका कद दुनिया में सबसे छोटा है, 4 फुट और कुछ इंच के बराबर है, 5 इंच 6 इंच इतना। तो बस इतना ही इनका कद है। दुनिया में अगर सबसे छोटी कोई जनजाति है तो वो पिग्मी जनजाति है, वो यहां पर पाई जाती है। और दूसरी इसके साथ ही एक संबंधित जनजाति है बांटू। तो पिग्मीज है वो बांटू के यहां काम करते हैं एक तरह से। बांटू एक कृषक समुदाय, वो यहां पर एक कृषि करता है इस क्षेत्र में, और पिग्मी है वो उसके अधीन काम करते हैं। तो याद रखना बस इतना कि पिग्मी और बांटू इस क्षेत्र में दो जनजातियां जो पाई जाती हैं। और पिग्मी दुनिया में सबसे बौनी जनजाति है, सबसे छोटे कद वाली। तो ये भी आपको इसमें ध्यान में। इसके बाद अगर हम कोंगो की बात करें, कोंगो रिवर के बारे में बात करें, तो इसका हमें स्रोत भी देखना होगा कि ये इसका उद्गम स्रोत कौन सा है कोंगो नदी का। तो अगर कोंगो नदी की बात करें तो मैंने आपको शुरू में दिखाया था यहां पर मितुम्बा माउंटेन्स। तो ये मितुम्बा माउंटेन्स का क्षेत्र जो है ये यहां पर इस नदी का उद्गम स्रोत है। यहां पर एक डायग्राम और होगा, उसको देख।
पर इसी से देख लेते हैं। देखिए ये यहां पर आपको ये नजर आ रहा होगा, पूरा का पूरा कोंगो का क्षेत्र। ये देखो, ये यहां से यूं जा रही है, ये उल्टा जा रहा हूं मैं। अगर मैं यहां तक पहुंचूं और उसके बाद यहां पर ये रहा इस तरह से, और इसमें से बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी और भी होंगी और जो इसके साथ आके मिलती। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर लिखा लुआलाबा। तो कोंगो नदी जो अपने शुरुआती ऊपरी भाग में, उसको कोंगो के नाम से नहीं जाना जाता, उसे जाना जाता है लुआलाबा रिवर के नाम से। और ये यहां से चलती है लुआलाबा के नाम से काफी ऊपर तक। यहां पर देखो आपको नजर आ रहा होगा लिखा बोयोमा फॉल। देखो ये लिखा है यहां पर, इस जगह पर लिखा है बोयमा फॉल, और वहां तक इसको बोला जाता है, ये रहा यहां पर लिखा है बोयमा फॉल, किसनगानी तक। यहां तक ये लुआलोबा के रूप में ही चलती है। इसके बाद इसे कहा जाता है कोंगो रिवर। इसके बाद ये कोंगो के रूप में फ्लो करने लगती है। और यहां पर इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है चांबेशी। ये देखो ये चांबेशी रिवर है, ये यूं यहां से जाएगी, ये धीरे धीरे इधर आगे जाके इसी लुआलोबा में मिल जाएगी, और फिर ये लुआलोबा आगे बढ़ती जाएगी, और फिर ये किसनगानी तक इसको लुआलोबा कहेंगे। इसके आगे ये बन जाएगी कोंगो, और उसमें रूप में ये प्रवाहित होती रहेगी। और इसके ऊपर दो बड़े शहर हैं जिनका आपको नाम ध्यान में रखना, एक है ब्राजीविले और दूसरा है किंशासा। किंशासा जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो की राजधानी है, जबकि ये जो ब्राजीविले है रिपब्लिक ऑफ द कोंगो की राजधानी। तो ये दोनों शहर इसके ऊपर पाए जाते हैं, किंशासा और ब्राजीविले। इसके बाद ये देखो ये रिवर आगे जाएगी, और यहां पर इसके ऊपर आपको एक बंदरगाह नजर आएगा, मताडी। मताडी है, उसके बाद बोमा है, और ये बनाना के पास आके ये इसके अंदर गिरती है। तो ध्यान में रखना है कहां पर ये समुद्र में गिरती है, अटलांटिक ओशन में गिरेगी। तो अटलांटिक ओशन में बनाना और बोमा के पास आकर ये अटलांटिक ओशन में मिल जाते। तो इस पर ये शहरों के नाम भी याद रखने हैं, बनाना हो गया, बोमा हो गया, मताडी हो गया, किंशासा, ब्राजीविले, और इधर ये पीछे किसनगानी। और इस पर कुछ जलप्रपात हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। इस पर एक तो ये यहां पर आपको नजर आ रहा होगा लिविंगस्टोन नेशनल, देखो ये लिविंगस्टोन फॉल, एक जलप्रपात है जहां से पानी नीचे गिरता है। तो ये लिविंगस्टोन फॉल हो गया, इसी पर पाया जाता है। एक इस पर होता है स्टेनले फॉल, तो यहां पर नजर आएगा या नहीं इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन स्टेनले फॉल है इस पर। और तीसरा ये रहा बोयोमा फॉल। इन तीन वाटरफॉल्स का नाम भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि कौन कौन से वाटरफॉल इस कोंगो रिवर पर है। कोंगो रिवर से क्वेश्चन उठ सकता है। तो ये पूरा का पूरा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दी कोंगो है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसी रूप में डिवाइड किया जा सकता है फिजियोग्राफिक रीजन में। ये कोंगो बेसिन हो गया, इधर ये पर्वतीय प्रदेश हो गया, और नीचे ये कटंगा का प्रदेश हो। और अगर हम ईस्टर्न बात में यहां पर बात करें तो यहां पर कौन कौन से पर्वत हैं, इनके नाम भी हमें आने चाहिए। देखो यहां पर है मितुम्बा माउंटेन्स, ये रहा मितुम्बा। इसके ऊपर आप देखोगे तो ये रहा विरुंगा माउंटेन्स। देखो ये रहा ऊपर एडवर्ड लेक है, और नीचे ये रहा ये किवू लेक। इन दोनों के बीच में विरुंगा माउंटेन्स है। और इसके ऊपर देखो ये मुतुम्बा माउंटेन्स है। और इससे थोड़ा और ऊपर जाओगे तो ये रोवेंजोरी माउंटेन्स के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। माउंटेन्स ऑफ द मून कहा जाता है रोवेंजोरी माउंटेन्स को। तो ये आपको थोड़े थोड़े पर्वत हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मितुम्बा, फिर ये आपको विरुंगा माउंटेन्स हो गया, फिर ये रोवेंजोरी हो गया। ये तीन तो आपको याद होने चाहिए। तो ये इसकी थोड़ा सा आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो की ज्योग्राफी के बारे में भी आइडिया होना। और ये इसके बाद कोंगो की सॉरी कुछ सहायक नदियां भी देखनी है, दिमाग में से निकल गया था। देखो ये रहा उबांगी रिवर, ये आपकी कोंगो रिवर है, ये रहा। तो ये कोंगो रिवर है, तो ये देखो उत्तर से आ रही है इसकी, ये देखो ये सहायक नदी, इसका नाम है उबांगी। अगर मैं कहूं इसकी ईस्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरी है उबांगी, तो ये नाम जरूर याद रखना है उबांगी रिवर को। तो ये उबांगी इसकी ट्रिब्यूटरी है, उत्तर से आती है, या यूं को इसके ईस्टर्न साइड की ट्रिब्यूटरी है। और दूसरा यहां पर हमें ध्यान में रखना है, यहां पर कसाई रिवर होगी। दूसरी इसकी सहायक नदी जो दक्षिण से आती है ये रही कसाई, इसको ध्यान में रखना, ये कसाई रिवर। तो उत्तर से आने वाली उबांगी याद रखनी है, दक्षिण से आने वाली आपको कसाई रिवर तो जरूर ही याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये लोमानी रिवर भी ध्यान में रखनी है। लुआलाबा तो आपको पता ही है, और ये लोमानी हो गया,
तीसरा ये कसाई हो गया, ऊपर से आने वाली उबांगी आपको याद रखनी। ये 4 आपको नाम याद रखने। और ये जो आपकी लुआलोबा रिवर है और ये कसाई है, ये हीरों के लिए प्रसिद्ध है, इनमें हीरे मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर यहां पर इंडस्ट्रियल स्केल के हीरे मिलते हैं, जो जैम वाले हैं जो आप यूज करते हैं आभूषणों को बनाने में, वो वाले नहीं मिलते हैं। इंडस्ट्रियल यहां पर डायमंड मिलता है इस कसाई रिवर में और लुआलोबा रिवर में, इसके लिए ये प्रसिद्ध हैं दोनों। तो ये भी आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के।